हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि धोखे को कैसे मैनेज करें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में धोखा खा लिया है, धोखा मिल गया है, तो उस धोखे के बाद अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, ये आज का हमारा विषय है। इसी पर आज रीडिंग करूँगा और इसके लिए 3 पाइल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट की जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स के लिए मैंने पैग को लिया है। पैग या पेज इनको कहा जाता है। कुछ टैरो रीडर्स इनको पैग कहते हैं, कुछ इनको पेज कहते हैं। तो ये आपके सामने, और कई टैरो डेक्स में इनको प्रिंस कहा जाता है या प्रिंसेस कहा जाता है। तो ये आपके सामने है। अच्छा, इनको लेने का रीज़न क्या था कि टैरो डेक में जो 78 कार्ड्स हैं उनमें ये 3 कार्ड्स ऐसे हैं जिनको धोखा देना सबसे ज़्यादा आसान है। एक तरह से ये बैठे हुए हैं धोखा खाने के लिए ही। तो पैग ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, पैग ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 और पैग ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3। तो 3 पैग्स आपके सामने हैं। तीनों में से जो आपको थोड़ा ठीक लगता हो, अट्रैक्टिव लगता हो या इनोसेंट सा लगता हो, उसे अपनी पाइल बना लें और उसी के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखें। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि पैग ऑफ द सोर्ड्स को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मासूम तो वो भी होता है लेकिन धोखा खाता नहीं है, धोखा देने की फिराक में हमेशा रहता है। तो फिलहाल तीनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जिनमें से जो अच्छा लगता हो उसको अपनी पाइल माने और उसी के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखें। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। तो जब आप इसको देख रहे हैं ये तभी से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड होगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन या पर्सनल काउंसलिंग सेशन चाहिए। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पैग ऑफ द कप्स को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में आप देख सकते हैं लगाया गया है। टैरो कार्ड में इनको बड़ा इनोसेंट माना जाता है, इनको अपनी बातों में फंसाया जा सकता है। इनको धोखा देना उतना ही आसान है जितना समझ लीजिए चाय पीना। चाय आ गई और आप आराम से पी सकते हैं बहुत ईजीली। ये धोखा खाने के लिए बैठा हुआ है, हालांकि कोशिश करता है अपने आप को साबित करने की, लेकिन कर नहीं पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है कि अगर अपने जीवन में आप धोखा खा रहे हैं, खा चुके हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ जिस तरह से थोड़ी मिजरेबल आपको फील होती है, उसे मैनेज कैसे करना है। धोखा किसी भी लेवल का हो सकता है, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड द चैरियट यानी कि चैरियट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर द मैजिशियन। और आपके लिए जो लास्ट में कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बढ़िया कार्ड्स आपके लिए अपीयर हुए हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में आप लोगों पर विश्वास करने के लिए कई मामलों में बाध्य हैं। आपको भरोसा करना ही पड़ रहा है क्योंकि उसके बिना आपका काम शायद चल नहीं रहा और वो आपको करना पड़ेगा। तो उस काम में लगे रहिए। लेकिन जो पास्ट में धोखे आपको मिले हैं और स्पेशली जो फाइनेंशियल लॉसेस आपने झेले हैं, उसके बाद जिस तरह से आपने कम आउट किया ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। द मैजिशियन का कार्ड आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहले ये कि अपना हाथ दूसरे को ना दें। अपना हाथ दूसरे को ना देना मतलब अपने हुनर को दूसरे को ना सिखाना। दूसरे लोग जिनके ऊपर अभी आप पूरी तरह रिलाय नहीं कर पा रहे हैं और वे एक्चुअल अप्रेंटिस नहीं बने हैं। अप्रेंटिस मतलब शिष्य। एक्चुअल अप्रेंटिस, एक्चुअल शिष्य होना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, स्टूडेंट होना और शिष्य होना, एक छात्र होना और शिष्य होना, बहुत अंतर दोनों में है। छात्र या छात्रा सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जो शिष्य होता है वो समर्पण करता है या समर्पण करती है। तो ये जो शिष्य का भाव है ये समर्पण का है, और जब तक शिष्य का समर्पण नहीं होता गुरु की ओर से सब कुछ मिल नहीं सकता।
क्योंकि गुरु ज्ञान तो बहुतों को देते हैं, ठीक है, लेकिन उस ज्ञान में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी इसी बात पर, जिसका नाम था जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे। बहुत सारे लोगों ने देखा है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उसको ज़रूर सुने कहानी को। उससे आपको मालूम होगा कि शिष्यत्व होता क्या है और एक सही शिष्य सही मायने में किस प्रकार का होना चाहिए। उस कहानी को सुनिएगा ज़रूर, और अपने एक्सपीरियंस जो आपको फील होगा उसी कमेंट में लिखिएगा। वो मेरे दूसरे चैनल पर है जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा है। तो आपको जब तक सही अप्रेंटिस नहीं मिलता अपना हाथ दूसरे को नहीं देना है, मतलब अपने सारे ज्ञान को दूसरे को नहीं देना है। जो कुछ आप जानते हैं उसे थोड़ा हाइड रखें, क्योंकि पास्ट की बात करें तो आपने लोगों पर उस तरह से बिलीव किया जिस तरह से आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं थी। आपके विश्वास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, कूड़े में फेंका गया। अब इससे बुरा क्या होगा ना, इस तरह की चीज़ें कहनी पड़ रही हैं। पता है आपको हर्ट फील होगा, लेकिन अब ये चीज़ें कहनी पड़ रही हैं। खैर, और कई मामलों में कई बारी फाइनेंशियल लॉसेस भी आपने खाए हैं। जीवन में धोखे को मैनेज कैसे करें? आपको हारना नहीं है, एक चीज़ को याद रखें। मैनेज कैसे करेंगे आप? आपको हारना नहीं है, और किससे? खुद से, किसी और से नहीं, खुद से। खुद से मत हारिए। खुद से हार गए तो गया। खुद के हारे हार, खुद के जीते जीत, कहावत भी है। तो अपने आप में संघर्ष की एक स्थिति का सामना जो पिछले काफ़ी समय से आप करते चले आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आगे भी ये संघर्ष चलेगा, तो सचमुच में ये संघर्ष तो चलना ही है। संघर्षों के बिना हमारा जीवन होता नहीं। और मेरा पर्सनली मानना है कि संघर्ष हमारे जीवन को विभिन्न आयाम देते हैं, एक शेप देते हैं, डिज़ाइन करते हैं, हमें निखार देते हैं। हम वो सोना है जो संघर्षों की अग्नि में तप कर कुंदन बन सकता है, मीन्स ऑर्नामेंट बन सकता है। तो यहाँ खुद से आपको हार नहीं मानती, और अपने स्ट्रगल में अपनी पोजीशन को बनाए रखना है, ये ध्यान दीजिए, पहला। दूसरा, अपनी प्लानिंग्स किसी को बताइए नहीं। तीसरा, लोगों पर विश्वास करते हुए नज़र तो आइए, लेकिन करिए नहीं। यानी कि अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। उन मामलों में जहाँ पर आपको लोगों पर डाउट है, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि ये डाउट सही है या नहीं, वहाँ पर विश्वास करते हुए दिखिए। तो उनको लग जाए कि आप विश्वास करते हैं, लेकिन खुद जानते रहिए कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ये मुझे कभी भी फिर से धोखा दे सकते हैं, या फ्रेश धोखा दे सकते हैं, एकदम नया ताज़ा तरीन धोखा दे सकते हैं। दूसरे, उन मामलों में, जिन मामलों में आप बड़े सीरियस होकर काम कर रहे हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने की, उन मामलों में थोड़ा बुद्धू बने रहिए। कोई ज़रूरत नहीं आपको ये जताने की कि आप बड़े होनहार हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती हैं। कभी कभी होता है कुछ लोगों के साथ कि तारीफ़ करना खुद को नहीं फलित होता है, तो नहीं करनी है आपको। अपनी तारीफ़, अपना प्लान, ये सब चीज़ें किसी को बतानी नहीं। इन चीज़ों को रोक कर रखना है, इन चीज़ों को थोड़ा मैनेजेबल बनाए रखना है, ताकि आपके बारे में उन लोगों को कम से कम जानकारी हो जो आपको धोखा दे सकते हैं, या देना चाहते हैं, या देंगे। और इस वर्तमान सिचुएशन में जो धोखे के बाद की स्थिति उत्पन्न हुई है या चल रही है लगातार पिछले समय से, उसमें आपको अपने आप पर रिलाय करना है पूरी तरह से। जितना खुद पर भरोसा रखेंगे और दूसरों पर नहीं रखेंगे, उतना अपने लिए आप स्थिरता फील करेंगे। अंदर से एक स्टेबल पोजीशन का महसूस करना आपको जीवन में नए रिस्क लेने के लिए ओपन कर देगा। चलिए अब आज लेते हैं एक और डेक, ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स। आज ओरेकल योगिक पाथ को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन एडिशनली निकाल लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज सॉरो। सेकंड पोजीशन पर जो कार्ड आया है, दिस वन इज कंडीशनिंग। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द मेजर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है ऑर्डिनरीनेस। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज पार्टिसिपेशन। लोगों के साथ समझौतावादी रवैये में रहिए तो सही, लेकिन डिटैचमेंट के साथ में रहिए। लोगों को ये मत महसूस कराइए कि आप उनसे अलग थलग हैं। लोगों को ये मत फील कराइए कि आप उनसे इतर कुछ ज़्यादा ही समझदार या अलौकिक व्यक्ति हैं। बिल्कुल उनकी ही तरह निरे बेवकूफ़ बने रहिए। वे इडियट हैं, आप भी हैं। वे समझदार हैं तो आप भी हैं। आपका ग्रुप, आपके लोग जैसे हैं, बिल्कुल वैसा ही अपने व्यक्तित्व को दिखाना है, सिर्फ प्रिटेंड कराना है। अदरवाइज में आप चाहे जैसे हैं।
आपके पास एक बहुत बढ़िया योजना है जिस पर आपको काम करना है और उस काम में सक्सेस लेनी है। दूसरे लोग आपको बुद्धू समझ रहे हैं तो उनको समझने दीजिए, भैया ठीक है, जब हमारा काम हो जाएगा, काम बोलेगा, फिर तुम देख लेना। और जब वे इस चीज़ के लिए आपकी प्रशंसा करें या लेग पुलिंग करें तो दोनों से आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि प्रशंसा अगर करते हैं तो उसे ले लीजिए, थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो फिर पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके पास आ जानी है। और अगर लेग पुलिंग चलती है, आपको ताने वगैरह मारे जाते हैं, तो फिर शांत भाव से हंसिए, अंदर से खुश होइए कि अरे वाह, इनको तो इतना बुरा लग गया कि लेग पुलिंग मेरी चल रही। तो ये चीज़ एक रेजिस्टेंस बनाती है, उस नेगेटिव एनर्जी को आने से पहले ही वापस कर देती है। भगवान बुद्ध के बारे में एक खीर की कहानी है, बड़ी जल्दी मेरे चैनल पर आने वाली है, उसमें मैं आपको इन चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या मामला है और ये एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे चलती है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है। ओशो ज़ेन कार्ड बताते हैं कि आप कई बार कई मामलों में चीज़ों में कैजुअल हुए और अभी भी आप कैजुअल दिख रहे हैं। एक खुशी, एक सेलिब्रेशन जीवन में नज़र तो आता है, लेकिन वो दुख अंदर बना हुआ है, रुका हुआ है, बरकरार है। उस दुख को बना रहने दीजिए, उसको हटा तो सकते नहीं, वैसे भी आप समझ ही रहे होंगे। मैं अगर कहूँ कि दुख को हटा लीजिए तो फिर कैसे हटाएंगे, वो हटता नहीं, उसे बना रहने दीजिए, लेकिन अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर लीजिए। जैसे कई बार सुना है ना कि दिल के कोने में एक कमरा तुम्हारे लिए बुक होगा। प्यार भरी बातें लोग करते हैं तो ऐसा बोलते हैं। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को एक प्यार भरा कमरा दे देना है कि रहो इसी में, और ये तकलीफ़ इस रूम में है तो है, कंसिस्ट है तो कंसिस्ट है, जो कांटा चुभा है, दर्द हो रहा है तो हाँ, ये लगातार हो रहा है, लेकिन अब हम इसके साथ जीना सीख गए हैं। अब ये अगर दर्द बंद हो जाए तो हमें ऑकवर्ड लगेगा। आप चीज़ों को जितना साधारण कर सकते हैं उतना साधारण करें, जितना साधारण, जैसे अभी मैं कह रहा था ना आपको कि आपको किसी को बताना नहीं है, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना सिंप्लीफाई करें, अपने आप चीज़ें ऑटो रीसेट हो जाएंगी। और जो लोग आपकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं आपको पता है कि उसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो जो सचमुच में मदद कर रहे हैं और एक वो भी हैं जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या धोखा देने के चक्कर में है। तो दोनों ही मामलों में उन लोगों को इस्तेमाल करना है, इस मेंटेलिटी में आइए। जब आप उनको यूज़ करना शुरू करेंगे तो उनकी एनर्जी के ऑरा में डिस्टर्बेंस होंगी। जब हम किसी को यूज़ कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता होता कि मैं यूज़ हो रहा हूँ या हो रही हूँ, उसे पता होता है, लेकिन कई बार लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते। उसका रीज़न होता है कि वो अपने एनर्जी ऑरा को संभाल नहीं पा रहे। उस एनर्जी को मैनेज ना कर पाने की वजह से सामने से दिखता है कि हमें यूज़ किया जा रहा है, लेकिन लोग यूज़ हो जाते हैं क्योंकि फिर वहाँ पर अंदर एक हेजिटेशन चल रही होती है। तो ये चीज़ें हैं, तो उनको यूज़ करिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अपने दुख, अपनी तकलीफ़, अपनी प्रॉब्लम जो आपको पास्ट में हुआ, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है, उसे सिर्फ अपने साथ बना रहने दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आसानी से मैनेजेबल हैं। आने वाले समय में जैसा कि आपको बताया मैंने कि हाँ, संघर्ष हैं तो बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं, लेकिन उन संघर्षों में अगर आप पीछे ना हटें, जैसा मैंने भी आपको कहा कि पीछे हटना नहीं है, अपने आप से नहीं हारना है। अगर ये करते हैं तो आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपने हार मानने से कर दिया इनकार। और एक बार इस तरह की सिचुएशन को जब आप एडॉप्ट कर लेंगे कि मुझे हार मानना ही नहीं है, बात ही ख़त्म हो गई यार। एक बार फाइट करना पड़े, 2 बार करना पड़े, 10 बार करना पड़े, जैसे हमारे भारत के सेना के सेनानी होते हैं ना, भारतीय सैनिक जो होते हैं, वो कहते हैं हम आखिरी बूंद तक लड़ेंगे खून की। इसीलिए और भारतीय सेना के बारे में ये भी माना जाता है कि दुनिया में सबसे जांबाज सैनिक भारत के हैं। उसका रीज़न यह है कि पूरी टुकड़ी में अगर एक अकेला बचा हो तो सरेंडर नहीं करता, वो लड़के ही मरता है कि भाई मेरी टुकड़ी ख़त्म होगी, मुझे भी मर नहीं जाना है, मुझे सरेंडर वरेंडर नहीं करना है। तो खैर, ये भारत की सेना के पराक्रम की बात है जिसको हम सभी सैल्यूट करते हैं। तो आपको हार मानने से इनकार कर देना है। जब वो चीज़ आप करेंगे तो फिर द मैजिशियन के कार्ड की जो एनर्जी है वो आपको मिल जाएगी और चीज़ें अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने मैनेज करना नहीं बोला, मैंने कहा मैनिपुलेट कर सकते हैं, और एक्चुअली आपको मैनिपुलेट करना है। ये सारी जो बुरी बातें सिखा रहा हूँ ना, ये सब आप कर नहीं रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, करिए, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ज़्यादा अच्छे इंसान मत बनिए।
तो फाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पैग ऑफ द पेंटिकल्स को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल लगा दिया गया है। कुछ टैरो डेक में इनको, कुछ रीडर्स इनको पेज भी कहते हैं, कुछ टैरो डेक में इनको प्रिंस, कुछ में प्रिंसेस भी कहा गया है। वैसे मोस्टली में प्रिंसेस कहा जाता है, लेकिन जिसमें एक प्रिंसेस का कार्ड होता है फिर वहाँ प्रिंस का अलग कार्ड होता है, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ टैरो डेक में इनको प्रिंस कहा जाता है और इनसे हायर पोजीशन वाले को नाइट कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। और ये पैग ऑफ द पेंटिकल्स हैं, जो अपने पैसों का बुरी तरह से नुकसान करने में काफ़ी माहिर हैं, क्योंकि धोखा खाना इनकी नियति है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आ रहा है, दिस वन इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। आपके लिए कार्ड नंबर 4 मेरे पास है 2 ऑफ कॉइन्स एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज किंग ऑफ कप्स। धोखे को कैसे मैनेज करें, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है। और आप जानते हैं कि एक नहीं बल्कि 2 बार या उससे अधिक बार धोखा ज़िंदगी में आप खा चुके। उस मामले में जहां आप बड़े फियरफुल थे कि धोखा नहीं मिल जाएगा, वहां पर तो नहीं मिला, लेकिन जहां काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि धोखा नहीं मिलेगा, वहीं पर धोखा खाया। और उस धोखे के बाद आपने शायद डिसाइड कर लिया है कि अब लोगों पर उस तरह से भरोसा नहीं करेंगे, कम से कम आगे तो बिल्कुल भी नहीं। दुख, तकलीफ़, एक तरह का मन में निगेटिविटी आ जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ लगातार बनी हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपने अपने आप को बढ़िया तरीके से संभाला है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अभी भी आप इस चीज़ में कैजुअल नहीं हुए हैं। अभी भी आपने अपने आप को काफ़ी हद तक सीरियस रखा है, जो एक्चुअली में सही है। आपका सोचना बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। कुछ चीज़ों को ध्यान से समझें कि इस धोखे को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को किसी एक और काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपके जीवन में अगर आप किसी एक काम को मैनेज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप गृहिणी हैं, सिर्फ घर संभालती हैं, तो फिर इसके साथ साथ कुछ और भी शुरू कर दीजिए। कुछ भी, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका एक बिजनेस है, सुबह जाना शाम को आना, यही चल रहा है, साथ में साइमल्टेनियसली कुछ और करिए। प्रॉफिट हो ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस का बिजनेस हो तो बहुत बढ़िया, वो शुरू कर दीजिए। आप एक एम्प्लॉई हैं, जॉब करते हैं, तो आप इसके बारे में सोचें कि आप एडिशनली क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसा जहां से अर्निंग आने की संभावना बने फ्यूचर में। अभी नहीं लेना है, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं कमाने भाई, फ्यूचर में बने इस चीज़ की संभावना हो तो उस काम को शुरू करें। और अगर सिर्फ रोटेशन ही चल सकता है कि कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं होगा, पैसे तो बचेंगे ही नहीं, जो आ रहा है वो उसी में लग रहा है, तो बहुत बढ़िया है, शुरू करिए। क्योंकि वो एक अलग बेल का मतलब होता है ना, वो बेल होती चढ़ती चली जाती है, वो पौधा होता है बेल का, तो एक अलग बेल बनेगी जो ग्रो ऑन होगी, यानी कि ग्रो होगी, बढ़ेगी, आगे उसका फ्यूचर है, भविष्य है। उन लोगों के साथ अपने आप को सिर्फ, अगर उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी है तो कनेक्टिविटी को बनाए रखें। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा आपको रियलाइज़ करना है, वो भी अपनी प्राइड को। अपनी प्राइड को क्या रियलाइज़ करना है कि आप अपने आप में कितने कैपेबल व्यक्ति हैं, आपका अपना सोशल रिस्पेक्ट क्या है, आपका अपना मान और सम्मान क्या है, इसको रियलाइज़ करिए। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। आप लोगों को वैल्यू देते हैं, लोगों की फीलिंग्स को वैल्यू देते हैं, और लोग आपको ऐसे मिले जो सिर्फ एक चीज़ को वैल्यू देते हैं, उनको फीलिंग, लोगों से मतलब नहीं है। तो उस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा जानिए, अपनी प्राइड में आइए, अपने गर्व में आइए, और उन लोगों के साथ अपने जो रिलेशन है उनको कंटिन्यू भले करें, लेकिन अपने बिहेवियर में एक रफनेस लेकर आइए, थोड़ी सी रफनेस लेकर आइए। बहुत स्माइली होने की उनके साथ ज़रूरत नहीं है। वे आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करें, आप उनको नकार दें, मतलब गालियां नहीं देनी है, रिलेशन को क्लोज नहीं करना। यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कट कर नहीं करना, उसको बताता हूँ। उनके साथ कनेक्टिविटी बनी रहने दीजिए, लेकिन जब भी वे सामने पड़े उनको फील करा दीजिए कि आप हर चीज़ के लिए अवेयर थे और हैं और आगे भी रहेंगे। अब आप वो पहले वाले इंसान नहीं रह गए हैं जिस इंसान को धोखा देना, एक नहीं कई बार देना बहुत आसान हो गया था।
आपका वो रूड बिहेवियर अगर उनको हर्ट करता है, और अगर कभी बाई चांस गलती से वो कह दें कि भाई आपका बिहेवियर उस दिन का मुझे हर्ट किया, तो आप स्माइल करें, बोले अच्छा मैंने आपको हर्ट करने के लिए ही ऐसा बिहेव किया था, मैं लिटरली आपको हर्ट करना चाहता था और आप हर्ट हुए, दैट्स वेरी गुड। अगर आपको थोड़ा बुरा लगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको बुरा लगना भी चाहिए, और फिर उनको वो बात बता दीजिए जिस बात की वजह से आपने ऐसा किया। वे अपोज करेंगे, नहीं मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, ये हो वो है, दुनिया भर के एक्सक्यूज़ और एक्सक्यूज़ जिसका आपकी ज़िंदगी में कोई काम तो है नहीं, तो फिर उस तरह के मामलों में फिर आप अपने आप को वहाँ से हटा दें। बहुत देर तक उनके साथ ऐसा नहीं बहस करनी है, घंटे भर नहीं बहस, सिंपल 2-4 लाइन की कन्वर्सेशन। बोले नहीं आप गलत हैं, आपने यार गलत किया, आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। बोलिए ठीक है, यू आर राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये एक बड़ा बढ़िया तरीका बता रहा हूँ किसी ऐसे कन्वर्सेशन में जहाँ आप नहीं फंसना चाहते, आपको बस अपनी बात बोली है और उसके बाद आप हट जाना चाहते हैं। वो आपको कुछ भी कहते, बोले यस यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, ओके बाय। बोले बाय का क्या मतलब? बोले और क्या, अब तो एग्री हो गए ना, अब क्या चाहते हो, जेल चले जाएं? आई एम एग्री कि मैंने गलत किया, खत्म मामला ना, अब इसमें क्या बहस करनी घंटे भर, मान जाइए उनकी बात। आपका मानना भी उनको अखर जाएगा, आप करके देखिएगा, ये बड़ा मज़ा आएगा आपको और आप बाद में हंसते फिरेंगे। दूसरी चीज़, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की थोड़ी सी कोशिश तो अब आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय से ये नहीं कर रहे हैं, और ये ज़रूर करें, क्योंकि लोगों का जो इन्फ्लुएंशन, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो पावर आपके पास है उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये आपके लिए ठीक नहीं है। उसे करिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि ओशो कार्ड्स आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है कॉन्शियसनेस, जिस पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। सेकंड पोजीशन कंपैरिजन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है प्लेफुलनेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है रिपनेस, और लास्ट कार्ड आपके लिए है इनर वॉइस। अगर कभी अंदर ये फील होता है कि इन लोगों को बुरा लगा दूं, तो एक्चुअली लगने दीजिए और उस चीज़ को एंजॉय करिए, लेकिन ये शो आउट मत करिए कि ये सब आप जानबूझ के कर रहे हैं। इन चीज़ों को कार्ड कहता है खेल बना दीजिए, और उनको ये धीरे धीरे फील आने लगेगा कि जब भी आपसे मिलेंगे उन्हें इंसल्ट फील होना पड़ेगा, आप करें या ना करें उनको फील हो जाएगा, और ये चीज़ आपके लिए, आपके मेंटल स्टेबलनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कॉन्शियसनेस और कंपैरिजन का कार्ड कहता है कि जो भगवान बुद्ध का कार्ड है और साथ ही साथ अगला कार्ड है, ये 2 कार्ड हैं जो कहते हैं कि आप अपने आप को इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करें तो सिर्फ अपने मोरल को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी गिल्ट को ख़त्म करने के लिए, अपने अंदर की निगेटिविटी को नष्ट करने के लिए। ये नहीं कि आपने एक टेंडेंसी बनाई कि बस अब उस इंसान को ज़िंदगी में हर्ट करना है और मुझे और कोई काम धंधा है नहीं, मैं बिल्कुल कैजुअल घूमूं और उसको हर्ट करूं जहां मिल जाए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप अपनी अगर पोजीशन नहीं बनाएंगे तो उस पर्सन को भी मौका मिलेगा आपके ऊपर हमला करने का, लेकिन आपको अपनी एक पोजीशन बनानी है। और जैसा आपका अपना सॉफ्ट नेचर है, लेकिन उसके बावजूद आपका टारगेट या आपका फोकस अपने टारगेट के ऊपर बहुत बढ़िया है, तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। और आपको लोगों को मैनिपुलेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिपेनेस का कार्ड और द हाई प्रिस्टेस, ये 2 कार्ड हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर लोगों को आप मैनिपुलेट करते हैं और अपने फेवर में ला करके अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़े से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, कहीं से उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ध्यान एक चीज़ का रखना है कि जब आपको घबराहट हो, डर लगे और आपको लगे कि अब चीज़ें आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध चलेंगी, तो थोड़ा सा उस चीज़ पर काम करें कि क्या सचमुच डरने वाला मामला है, या कहीं ये डर उस तरह का तो नहीं जो पास्ट में मुझे हुआ था, जो यूज़लेस था, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। आप ज़्यादातर मामलों में देखेंगे कि ऐसा है। और किसी और व्यक्ति के काम से स्वयं का मूल्यांकन ना करें, अपने आप को जज ना करें, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, चाहे उस धोखे की वजह से,
चाहे उस सिचुएशन की वजह से जो पास्ट में आपके जीवन में बन गई थी, तो उस मामले में आपको अपनी फीलिंग को सबसे पहले खुद से एक्सप्रेस करना होगा। जब आप अपने आप को अपनी फीलिंग को बताना शुरू कर देंगे, बोल करके बताना शुरू कर देंगे, तो आप उन फीलिंग्स को जहाँ जिस तरह से जिस मोड में चाहेंगे इस्तेमाल कर ले जाएंगे। और आपको अपने ऊपर हुए धोखे को मैनेज करने में आगे बढ़ करके अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। अर्निंग का एक नया सोर्स ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए और ये आसानी से हो जाएगा। वो सोर्स जब ओपन हो जाएगा तो आपके जीवन में कुछ एक ऐसी सिचुएशंस आएंगी, भले उनसे अर्निंग ना आए, मैंने अभी कहा था ना कि रोटेशन चल जाए, बस सिर्फ जिसको कहते हैं ना चक्का घूमने लगे, पहिया घूमना शुरू हो जाए कि हाँ जी अब घर से पैसे नहीं जा रहे, ये जो नया बिजनेस नया प्रोजेक्ट है ये खुद को ही संभाल कर रोटेट कर सकता है। दैट इज़ वेरी गुड। ये चीज़ एक स्ट्रेंथ देती है और वो आपके दिमाग में, और ये जो दिमाग की स्ट्रेंथ है ये आपकी लाइफ में आगे फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आप बड़े स्वीट एंड सॉफ्ट हैं और इस स्वीटनेस की वजह से कई बार धोखा खा चुके हैं। तो ये स्ट्रेंथ आने के बाद आपकी स्वीटनेस और आपकी सॉफ्टनेस पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा और उसमें एक अलग लेवल का इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूँगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपने पैग ऑफ द वॉन्ड्स को चूज़ किया था, यानी कि पैग ऑफ द वॉन्ड्स। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए मेरे पास क्या आता है कि धोखे को कैसे मैनेज करें। आपके ऊपर अगर किसी ने धोखा किया है, किसी ने धोखा दे दिया है, किसी भी लेवल का है, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 3 है किंग ऑफ कप्स। और आपके लिए लास्ट में जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ द मैजिशियन। देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर आपको कोई धोखा दिया है और उस धोखे की वजह से आपको नुकसान हुआ है, तो द मैजिशियन का कार्ड कहता है कई गुना की वापसी की संभावनाएं बनेगी, लेकिन भविष्य में। लेकिन उससे पहले द मैजिशियन कहता है कि आपको अपने आप को मैनेज करना होगा। आप अपने आप में थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं या कुछ मामलों में इतने कैजुअल हैं कि आपको फिर से धोखा दिया जा सकता है। आप इसके लिए तैयार बैठे हैं, इस चीज़ को मत करिए। खुद को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाइए, शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत करिए। लॉन्ग रन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया और आपकी इंसल्ट भी सोसाइटी में करा दी, और उस इंसल्ट के बाद उबरने में काफ़ी हद तक समय आपको लग गया। और सोसाइटी में तो निकलना ज़्यादा देर में नहीं हुआ, कि मतलब जल्दी निकल गए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन खुद में जो एक गिल्ट बनी उससे निकलने में काफ़ी समय लग भी गया, और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि पहली चीज़, आप दूर की नहीं सोचते। कहते हैं ना, दूरंदेशी बनिए, दूर का अंदेशा लगाइए, दूर की सोचने की कोशिश करिए। दूर की सोचने के लिए अपनी स्किल्स पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है आपको। आप अपनी स्किल्स को थोड़ा डेवलप करें। यही बात द मैजिशियन भी मुझसे कह रहा है कि आपको ये करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सोचें, अपने बारे में प्रोज और कॉन्स लिखें। प्रोज मतलब जो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, कॉन्स मतलब जो आपके अंदर बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, जिनको ठीक करना है, उन्हें लिखें। और उसके बाद आपका देखेंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करने में और बुरी चीज़ों को छोड़ने में। लेकिन आप भविष्य की योजनाएं बनाएं। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और इस मामले में काफ़ी सही और अच्छे हैं कि आप भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को फलित होने के लिए समय देना पड़ेगा। त्वरित नहीं होगा। 2 ऑफ द वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों बताते हैं कि तुरंत से सडनली आपको कोई ना तो लाभ मिलेगा ना कुछ दिखेगा, और इसलिए आप थोड़ा सा कभी कभी पैनिक हो जाते हैं। तो इस मामले में आपको चाहिए कि थोड़ा लंबे गोल बनाएं, ऐसे टारगेट बनाएं जो थोड़ा लॉन्ग रन में कंप्लीट होंगे, और ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। आपकी स्वीटनेस और आपकी सॉफ्टनेस आपकी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन इस मामले में दूसरों को अपनी टेरिटरी में इंटरफेयर करने की परमिशन ना दें। दैट मीन्स कि आप जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्ज़ी से करें और दूसरों की सलाह को सुन लें, लेकिन कोई ऑर्डर कर रहा हो तो उसको बताइए कि सिर्फ सलाह दीजिए और आदेश मत दीजिए, मना कर दीजिए, चाहे जो हो। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि ओशो कार्ड्स आपके बारे में क्या बताते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या आती है। पहला कार्ड आपके लिए है ऑर्डिनरीनेस। आपके लिए सेकंड पोजीशन पर जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ द फूल। आपके लिए कार्ड नंबर 3 अपीयर हुआ है,
कंप्लीशन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है एग्जिस्टेंस, और लास्ट कार्ड आपके लिए है मोरालिटी। बड़े बढ़िया कार्ड आए हैं ओशोजन से आपके लिए। सबसे पहले एग्जिस्टेंस के कार्ड की ओर से इन्फॉर्मेशन वो ये कि आप स्वयं को महसूस करें और आप अवेलेबल हैं, या आप अपने लिए अवेलेबल हैं, या किसी सिचुएशन में अपनी प्रेजेंस को दिखाना है या दिखाएंगे, उस चीज़ के लिए एक तरह से कमर कस करके रखें। ऑर्डनरीनेस का कार्ड कहता है कि जो चीज़ें बीत गई हैं उन पर एक तरह से अब मिट्टी डालने का समय है। उनके बारे में न सोचना है, न गंभीर होना है, न अपने आप को डिस्टर्ब करना है। लेकिन द फूल का कार्ड जो बताता है कि आप अपने ऊपर यदि विश्वास नहीं करेंगे, जैसा पास्ट में आपने मिस आउट कर दिया था, तो आप फिर एक बार मुसीबत में पड़ेंगे ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि सारे सिचुएशन को कोई और मैनेज कर देगा, कोई हेल्प कर देगा, कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा जो चीज़ों को मैनेज कर दे, तो आप गलत सोच रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। वापस से फिर एग्जिस्टेंस के कार्ड पर जो कहता है अपनी प्रेजेंस और अपनी एग्जिस्टेंस को उस मायने में प्रदर्शित करो जिस चीज़ के लिए तुम कैलिबर फुल हो, कैपेबल हो, जिस चीज़ के लायक हो। उन मामलों में जहां आपको लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन को, एक ऐसी पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं या दिखा सकते हैं जो लोगों के लिए एक फॉलो करने का मामला बन जाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी पोजीशन को बढ़ाएंगी, आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाएंगी और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ मोटिवेशन को बूम कर देंगे, बढ़ा देंगे। ध्यान यहाँ ये भी देना है पाइल नंबर 3 कि अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप गलतियाँ ना करें। गलतियाँ कैसे होंगी? जब आप दूसरे लोगों को ज़्यादा तरजीह देंगे कि मुझे इन लोगों को भी इम्पोर्टेंस देनी है बिकॉज मुझे खुद इम्पोर्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगी गड़बड़। ये काम ना करें। आपकी पोजीशन एक अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है और आप एक अच्छी पोजीशन को पहले से ही एक्वायर किए हुए हैं, तो उसमें परेशान मत हों। और साथ ही साथ जैसा बताया कि अपना हाथ दूसरे को मत दीजिए। लोग कोशिश करेंगे आपके बारे में जानने की। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हाथ नहीं देना मतलब अपने हुनर को मत दीजिए, अपने सीक्रेट्स को मत दीजिए, तो आपसे लोग जानने की कोशिश करेंगे, आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, भुलाने की कोशिश करेंगे, आपको मिसलीड करने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों से बचना है। एक अपनी एबिलिटी और जिसे आपने कभी कभी इस्तेमाल किया है, नॉर्मली इसे छोड़ रखा है, और वो ये है कि आप जिस चीज़ में एक बार ठान लेते हैं उस काम को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस मामले में जब आप धोखे को मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ वही चीज़ आपके विरुद्ध हो गई है एक तरह से, जहाँ आपको एक मोरल कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। इस मोरल कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व में थोड़े थोड़े परिवर्तन करने होंगे जो आपके व्यक्तित्व के लिए बड़े अच्छे भी होंगे, फ्यूचर के लिए भी अच्छे रहेंगे और पॉजिटिव होंगे। अब वापस से हम द फूल की बात करेंगे सबसे आखिरी में और फिर इस रीडिंग को बंद करेंगे। द फूल का कार्ड कहता है कि चीज़ों पर ईश्वर के प्रति जितना विश्वास का प्रदर्शन कर सकते हैं इस मामले में करना चाहिए, और साथ ही आत्मविश्वास का भी प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास, मैं अति नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस नहीं, आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों के जो आपके विरुद्ध हैं उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगा। और आप अपने आप को सहृदयी तो बनाए हुए हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा चालाक बनने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को करेंगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि उन लोगों पर अब आपको दोबारा भरोसा नहीं करना। हालांकि इस मामले में थोड़े कच्चे हैं और आप जल्दी ही बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे आसान ये है कि कन्वर्सेशन के दौरान जब उन्हें आपके भरोसे की ज़रूरत हो तो सब सुनने के बाद कहिए ठीक है मैं सोच कर बताता हूँ, चले जाइए। उनको भी फील होगा कि अरे इस पर्सन में कुछ बदल गया है, शायद अब इसे और धोखा नहीं दिया जा सकता। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। लेकिन जैसा शुरू में बताया था, प्लान बनाना मत भूलिएगा। बिना प्लान के आप उतनी दूर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूं। आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।